तो लास्ट में हम लोगों ने इंटेंसिटी इन सब का बारे में डिस्कशन कर लिया था, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देते हैं क्या लास्ट में पढ़ा, फिर हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें 6 केस स्टडी करने हैं, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको सारे के सारे केस ऑल दो फॉर्मूले याद रखने हैं, बट फील तभी आएगी जब आप उनके डेरिवेशंस आपको समझ में आएंगे, है ना, कि बहुत सारे छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ से उठ के आ जाते हैं। ठीक, तो आप भी समझो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट में हमने पढ़ा था पावर। पावर क्या चीज थी, पावर था जूल पर सेकेंड, मतलब जो भी एनर्जी 1 सेकेंड में मिल रही है दैट इज नोन एज पावर ऑफ द सोर्स। और अगर एक ये सोर्स है जिसका पावर P है, P वॉट, इसके D डिस्टेंस पर या X डिस्टेंस पर अगर आपसे इंटेंसिटी पूछी कि इस सोर्स की वजह से इस पॉइंट पर क्या इंटेंसिटी है, तो आप बोलोगे इस पर एक स्फेरिकल स्फीयर बना लो, कितने डिस्टेंस का, कितने रेडियस का, इसी रेडियस का जितने डिस्टेंस पर आपको इंटेंसिटी चाहिए, एंड इट विल बी इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा, इसके बाद यहां पर अगर एक बॉडी रख दी जिसका एरिया, इसका रेडियस स्मॉल आर है, मैंने पूछा इस पर कितनी एनर्जी पर सेकंड आई, एनर्जी पर सेकंड, तो आपने क्या कहा था, आपने कहा इंटेंसिटी तो है ही, देखो एनर्जी पर सेकंड के लिए इंटेंसिटी क्या है, बेसिकली ये पावर क्या है, एनर्जी पर सेकंड तो है, तो एनर्जी पर सेकंड में से इंटेंसिटी चाहिए, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया से, लेकिन किसका एरिया, इस बार बॉडी का एरिया। क्लियर है, कंफ्यूज ना हो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया फॉर्मूला जरूर होता है, लेकिन हर बार जब हम सोर्स की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, किसके एरिया से डिवाइड करते हैं, बॉडी के, नहीं, हम अगर किसी सोर्स की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालते हैं तो हम उस इमेजिनरी स्फीयर के एरिया से डिवाइड करते हैं जिसमें ये एनर्जी फैल रही होगी, जैसे कि ये। बट अगर हम किसी बॉडी पर पहुंचने वाली एनर्जी पर सेकंड निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द बॉडी, मतलब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी अगर I है तो हम लिखेंगे I इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब P अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड एट दिस पर्टिकुलर बॉडी। क्लियर है यहाँ तक। फिर हमने देखा था कि आपको चाहिए था नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इन टी नॉट टाइम, तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने सबसे पहले देखा था कि टोटल एनर्जी 1 सेकंड में कितनी आ रही, तो टोटल एनर्जी 1 सेकंड, एनर्जी पर सेकंड, तो फिर से क्या करोगे, इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो हमने इंटेंसिटी इंटू एरिया किया, डिवाइड बाय द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, मतलब Sc बाय लैम्डा, दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड, और हमें टी नॉट टाइम में चाहिए था, टी नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट में पढ़ लिया था, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ा सा केस चेंज करते हैं, इस बार हमारी जो बीम है वो ऐसे आ रही है और जो सरफेस पे गिर रही है वो एरिया A है। क्वेश्चन अभी भी सही है और ये वर्टिकल से एंगल थीटा है। क्वेश्चन भी वही है, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इन टी नॉट टाइम। ठीक, तो अब करेंगे कि आप ध्यान समझें, इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैलकुलेट करने का तरीका क्या था। कैलकुलेट करने का तरीका था नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड। ऊपर क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी, खैर वो रख लेंगे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन दैट इज Sc बाय लैम्डा। अब टोटल कितनी एनर्जी आ रही है, इसमें इंटेंसिटी इंटू एरिया तो करना है, बट एनर्जी कौन ला रहा है, बीम या सरफेस, बीम, तो इसमें एरिया किसका रखोगे आप, बेसिकली बीम का एरिया रखते हैं। ये ऐसे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये थीटा 91 थीटा, ये थीटा, तो ये एरिया A है, तो ये बीम का जो एरिया होगा ये कौन सा एरिया होगा, A cos थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे I इंटू A cos थीटा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें I A cos थीटा अपॉन Hc इंटू लैम्डा इंटू टी नॉट, ये आंसर आएगा।
अब डिस्कशन करते हैं कुछ पॉइंट्स पर। जैसे कभी भी किसी भी सरफेस पर कोई एनर्जी आती है, ये एनर्जी आई लाइट के फॉर्म में, किसी फॉर्म में, तो इस एनर्जी का बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, लेकिन बेसिकली 2 डोमिनेट करते हैं, तो उन 2 को ही हम कंसिडर करते हैं, तीसरे को नहीं करते। रियलिटी में होता क्या है, एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक पार्ट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और एक पार्ट ट्रांसमिट भी हो जाता है, बट ट्रांसमिशन बहुत कम होता है, समझो कि ट्रांसमिट कंसिडर नहीं कर रहा है। तो इसमें 2 टाइप की पावर डिफाइन की गई। पहली रिफ्लेक्टिंग पावर, और रिफ्लेक्टिंग पावर को डिनोट करेंगे हम R से, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज की पावर एफिशिएंसी, जैसे मैंने बोला कि आपको 200 रुपए दिए और आपने जो काम करके दिया, आपने सामान ला के दिया, कुछ भी 100 रुपए का दिया, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी, 50%। तो अगर मैं बोलूँ कि इसकी रिफ्लेक्टिंग पावर किस ताकत से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आप बोलोगे रिफ्लेक्टिंग एनर्जी अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन पावर, स्पेलिंग गलत हो सकती है, एब्जॉर्प्शन पावर को डिनोट करेंगे स्मॉल a से, ये इक्वल होगा एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट नोट करो। अब हमारे पास टोटल 6 केस स्टडी करने वाले, जिसके लिए सब कुछ हमने पढ़ा, एक लेक्चर ऑलमोस्ट उसका एक नॉर्मल तरीके से पढ़ा, उसका सारा सिर्फ हम 6 केस में यूज करेंगे, ठीक है। चलो, अब वो 6 केस क्या क्या है वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। ये आप नोट कर लो, सिर्फ एब्जॉर्प्शन पावर के एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्शन पावर क्या होगा, टोटल एब्जॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी। रिफ्लेक्टिंग पावर क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग एनर्जी अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। स्मॉल ए और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और ऐसा हम मान लेंगे कि A प्लस R इज इक्वल टू 1। अरे जब 2 ही काम हो रहे हैं कि A और R, मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है एनर्जी या फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दोनों समीशन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जैसे जो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई, बाकी क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और ये तो टोटल इंसिडेंट एनर्जी कांस्टेंट है, तो जब डिवाइड करोगे तो दोनों को क्या मिलेगा, टोटल करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलने वाला है। इसलिए क्या लिखा, A प्लस R इज इक्वल टू क्या होगा, 1। क्लियर है। अब बात करेंगे रेडिएशन प्रेशर, जिसके लिए हम इतनी सारी कुछ मेहनत कर रहे थे। बेसिकली आप समझो कि लाइट को हमने क्या बोला था, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल नोन एज फोटोन, तो है तो पार्टिकल ही ना। तो सोचो अगर एक सरफेस है ऐसे, इस सरफेस पर बहुत सारे पार्टिकल बार बार स्ट्राइक करें, तो क्या इस सरफेस पर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स है तो क्या आएगा, प्रेशर आएगा। उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर। जैसे एक टॉर्च लिया हमने, टॉर्च को ऑन किया और उसको यहाँ ऐसे लगाया, तो क्या वो टॉर्च से जो लाइट निकल रही है, वो लाइट इस सरफेस पर प्रेशर क्रिएट कर रही है, फोर्स लगा रही है। सही आंसर है यस। अब ऐसा नहीं होगा कि आप टॉर्च लेके आए और हाथ पे लगाए और हाथ आपका एकदम, बहुत माइनर सा फोर्स लगता है, ठीक है, बट होता तो ऐसा ही। और उस फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन प्रेशर बोलेंगे। क्लियर, व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन प्रेशर, क्लियर है सभी को? ओके। अब एक बात समझो कि रेडिएशन प्रेशर में 6 केस हमें स्टडी करने, कितने, 6, और 1 बाय 1 करके आपको फील करा के मैं कराऊंगा। तो आप समझो कि पहला केस वो है जिसमें A का वैल्यू 1 है और R का वैल्यू 0 है। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि सरफेस तो हम ले रहे हैं ना, तो किसी सरफेस पर एनर्जी तो गिर रही है, बट वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है, तो बॉडी की प्रॉपर्टी है ना। तो ऐसा हो सकता है किसी बॉडी पर 100% एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन कुछ भी ना हो, इसलिए हमने ऐसा बॉडी लिया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में रेडिएशन प्रेशर कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करके बता। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक चीज को समझते हैं। अच्छा, इस सरफेस पर जो पार्टिकल टकराएंगे वो 1 2 4 होंगे, बहुत सारे बहुत सारे। जब भी किसी सरफेस पर फोर्स कंटिन्यूस लगता है, तो मैं समझा था कि आप उसमें क्या करते हैं, एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा सही होता है। क्योंकि
फोर्स निकालोगे तो आपको निकालना क्या, प्रेशर। प्रेशर के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स। तो लेकिन इस बॉडी पर, मान लो इस सरफेस पर बहुत सारी, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में किया था, बहुत सारी बॉल एक साथ टकरा रही है, कुछ इस बोर्ड पर लगने वाला फोर्स क्या है, ये एक मशीन गन से बुलेट फायर हो रही है बहुत फास्ट, तो मैं बोलूँगा इस मशीन को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप उस केस में क्या कैलकुलेट करते हो, हमेशा एवरेज फोर्स, ठीक है। और एवरेज फोर्स निकालते कैसे हैं, थोड़ा ध्यान समझ लेते एक बार और। एफ इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt। हम क्या लिख सकते हैं, dp इज इक्वल टू एफ इंस्टेंटेनियस dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो dp का इंटीग्रेशन क्या मिलता है, डेल्टा p, और इधर क्या मिलता है, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, ठीक। अगर हम डेल्टा टी को 1 सेकेंड ले लें तो एवरेज फोर्स क्या बन जाता है, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। ये काफ़ी बार मैं बता भी चुका हूँ आपको, सेंटर ऑफ मास में भी सिखाया होगा कि कभी भी किसी सरफेस पे लगने वाला एवरेज फोर्स निकालना हो तो आप हमेशा उस सरफेस पर जो मोमेंटम चेंज हो रहा है ना वो निकाल लो, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। दैट मोमेंटम विल बी इक्वल टू एवरेज फोर्स, ठीक है। चलो तो ये नोट करो, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। अब बस डायरेक्ट इसी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्या रखना है कि कभी भी किसी सरफेस पर लगने वाला एवरेज फोर्स निकालना हो तो हमें क्या करना है, उस सरफेस पर आने वाला टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है, कितने सेकंड में, लेकिन 1 सेकंड में। वही किसके इक्वल होगा, एवरेज फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। चलो अब एक बात लॉजिकली सोचो, ऐसे समझो कि यहाँ पर ऐसे लाइट बीम आई, ये सरफेस का एरिया ए है, फिर जो टेढ़ा वाला था ना वो भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। अभी इसलिए 6 केस पढ़ेंगे, हर पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर केस में आपको रेडिएशन प्रेशर बताना था, हमने कहा रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं, अगर हमें प्रेशर चाहिए तो हम प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एवरेज अपॉन सरफेस एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू सरफेस, सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये किसका एरिया है, ध्यान रखना इस चीज को, सरफेस का। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर तो सरफेस पे क्रिएट होगा, बीम पे थोड़ी ना हो रहा है, ठीक है। जब हम किसी सरफेस पर प्रेशर निकालते हैं तो प्रेशर ऑफ फोर्स अपॉन एरिया में एरिया किसका रखोगे आप, सरफेस का। तो ये सरफेस का, ये क्या चीज है, वो फोर्स जो बीम के टकराने से क्रिएट होगा। अब हमें एक बात पता है कि एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में मोमेंटम में होने वाला चेंज। अच्छा, तो हमने कहा 1 सेकेंड में टोटल कितना मोमेंटम में चेंज आएगा, ये कैलकुलेट करने का एक ये तरीका है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इन 1 सेकेंड। हमें क्या निकालना था, 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम में चेंज आएगा। तो मैंने एक काम करते हैं, 1 सेकेंड में कितने फोटोन टकराए और 1 फोटोन के मोमेंटम में कितना चेंज आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, ठीक है। चलो अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन, एक सिंगल फोटोन के मोमेंटम में क्या चेंज आया वो देखते हैं। आने वाले फोटोन का मोमेंटम क्या था, h/λ। क्या यहाँ से कोई फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं, और रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया तो उसका मोमेंटम तो रहा ही नहीं, तो जाने वाले फोटोन का मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम है h/λ, क्लियर। और 1 सेकेंड में कितने फोटोन आ रहे हैं ये तो कैलकुलेट करने का तरीका बता ही चुका हूँ, IA लैम्डा अपॉन HC, क्लियर। H चला गया, लैम्डा लैम्डा चला गया, तो ये क्या आ गया, IA/C। ये एक इसका एरिया है बीम का,
और ये एरिया किसका है, सरफेस का। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, अभी दोनों एक ही है, बीम का और सरफेस का एरिया ए, इसलिए जब आप ये कैलकुलेट करते हो तो उसमें आई ए बाई सी अपॉन ए रखने पर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर आता है आई बाई सी। बट हमेशा सिर्फ आई बाई सी आए ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो अभी देखेंगे आगे केसेस में, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि अगर ये केस है तो जो प्रेशर क्रिएट होगा वो होता है आई बाई सी। क्लियर है? ऐसे एक बॉडी है, समझो क्यूब टाइप बॉडी, बट क्यूब ऐसे रखा हुआ है आपके, है ना, और लाइट बीम ऐसे जा रही है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एज्यूम कर लिया हमने, और मैंने पूछा इसका मास जो है ना m, म्यू कैलकुलेट करो सो दैट ब्लॉक विल बी एट रेस्ट इफ a is equal to 1 and r is equal to 0। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, जिसे आता है वो तुरंत सॉल्व कर देगा। कैसे बताता हूँ। आपको एक बात पता है कि रेडिएशन प्रेशर कितना होता है, आई बाई सी इस पर्टिकुलर केस में। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा आई बाई सी इंटू एरिया। किसका एरिया, सरफेस का एरिया। क्लियर है? तो सरफेस का एरिया कितना होगा, इसमें समझो क्यूब है तो इसका एरिया 6a स्क्वायर। अरे बाकी ये साइड, ये क्यूब ऐसा रखा हुआ है तो इसकी साइड कितनी है, 6। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6। पर लाइट बीम तो ऐसे जा रही है तो कितने एरिया पे गिरी, सिर्फ एक एरिया पे, मतलब स्क्वायर का एरिया आएगा इसमें। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, सोचिए ये ब्लॉक रेस्ट पे कब रहेगा, जब इस पर ये बीम फोर्स लगाएंगे इधर तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, और फ्रिक्शन पीछे लगे तो लगेगा कितना, म्यू एम जी। इट शुड बी इक्वल टू आई बाई सी इंटू एरिया। तो म्यू इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर अपॉन एम जी सी। इतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो ये ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। क्लियर है? चलो ये नोट करो, फिर सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है, r का वैल्यू 1 है और a इस बार 0 है। r का वैल्यू 1 मतलब होने का मतलब जितना आया उतना रिफ्लेक्ट हो गया। तो आपको रेडिएशन प्रेशर लिखना है। हमें पता है रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ एवरेज अपॉन एरिया सरफेस का। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ रट जाए आपको। और अभी बीम जो है वो सीधी ही आ रही है, टेढ़ी भी आएगी, इसलिए वो लोग कंफ्यूज मत होना। अब क्या लिखोगे, एफ एवरेज। एफ एवरेज कैसे निकालोगे भाई, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। अब सोचो एच बाई लैम्डा से आया और एच बाई लैम्डा से गया, तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा सोचो मैं आपसे बोलूँ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल आई और 10 मीटर पर सेकंड से वापस गई, तो चेंज इन मोमेंटम। ध्यान समझना, 2 kg की बॉल 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, रिटर्न होकर 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, 2 kg की बॉल थी। मोमेंटम में चेंज कैसे लिखते थे, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इसमें वी फाइनल और इनिशियल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर जाने को पॉजिटिव माना तो आने को क्या मानोगे, नेगेटिव। इसी तरह से अगर फोटोन एच बाई लैम्डा के मोमेंटम से आ रहा है, पी इनिशियल, और एच बाई लैम्डा के मोमेंटम से जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखोगे, एग्जैक्टली 0 मत लिख देना कि एच बाई लैम्डा और एच बाई लैम्डा 0, 2h बाई लैम्डा होगा। यहाँ पर आ जाएगा एफ एवरेज इज इक्वल टू 2h बाई लैम्डा इंटू आई ए सॉरी एच सी लैम्डा इंटू बस और इंटू ऐसे एच लैम्डा से लैम्डा, तो 2ia बाई सी। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 2i बाई सी। आपको तो ये याद होना चाहिए, ठीक है।
तो चलो ये नोट कर लो। इसके नेक्स्ट टर्म पर हम लोग क्या करेंगे, बीम सीधी रहेगी बट कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा और कुछ एब्जॉर्ब भी होगा। उस पर्टिकुलर केस में आपको रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो आप एक बार ट्राई करना, आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या कैलकुलेट करना, देखो पहला केस क्या था जिसमें R0 था, A1 था। दूसरा केस क्या था, R1 है और A0। तीसरा केस क्या है, कुछ R है कुछ A है। ये तो 3 केस हुए। इन तीनों केस में बीम कैसी थी, सीधी। इन तीनों ही केस में बीम को कैसा कर दो, टेढ़ा, तो 3 नए और केस बन जाएंगे। तो अभी कुल मिला के हमें 4 और नए केस पढ़ने हैं। ठीक है, चलो वो हम देखेंगे नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर।